नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। आज का मुद्दा है यूसीसी पर समीकरण लॉ का नया रण। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश हो चुका है। मंगलवार को इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ही सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने बिल को अनुपूरक कार्यसूची के जरिए चोरी छिपे सदन में लाया है, जबकि भाजपा का कहना है कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था है और विरोध से यह रुकने वाला भी नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश को यूसीसी नहीं बल्कि यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड और किसानों युवाओं के मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है। वही सरकारी से महिलाओं के अधिकार, समानता और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूसीसी वास्तव में समान न्याय की नई शुरुआत है या फिर यह सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आज की बहस इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं कि आज क्या क्या हुआ इस मुद्दे को लेकर, क्या क्या बातचीत हुई है, क्या क्या बयान राजनीतिक गलियारों में सामने आए। सुनिए जरा। सदन में स्पष्ट कर दिया गया है कि सप्लीमेंट्री में जो चर्चा हुई, जो चर्चा कार्य मंत्रणा में होती है, उसमें सप्लीमेंट्री प्रस्ताव भी आता है, उसमें विधेयक भी आए हैं, बहुत सारे 16 विधेयक भी हैं। अब विपक्ष को कौन समझाए कि होता रहा है और होगा। आपको चर्चा करना है, कल चर्चा के लिए तैयार रहिए। अरे कांग्रेस को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं तो हम क्या करें। कार्य मंत्रणा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं, 5 सदस्य और होते हैं, ऐसे 15 सदस्यों की वो टीम है और कार्य मंत्रणा समिति में जो तय है वो सदन के पटल पर माननीय अध्यक्ष जी ने रख दिया और कल चर्चा होगी, आज चर्चा भी नहीं होगी। तो कांग्रेसी नेता अपने अपने खाने में जाएं, उसमें पूरा विधेयक रखा है, खूब अध्ययन करें, खूब पढ़ें, ठीक है कि नहीं। और जब हाँ की जीत ना की बात बोली गई थी तब कांग्रेस के किसी भी विधायक ने उसमें ना नहीं कहा, तो आप समझो ना, तो सब लोग सब अंदर पास है। हर देश के नागरिक को बराबर अधिकार मिले, संविधान की नजर में सब एक हो। इस बिल का सभी सदस्यों ने, हर दल ने स्वागत किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार ने ये ऐतिहासिक पहल की है, जिसका सभी को स्वागत है। देखिए, जनजाति की हजारों साल से कुछ अपनी परंपराएं हैं और इसलिए उन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उनकी अपनी परंपराएं हैं, उसके कारण में उनको इस कुछ प्रावधान में इनको उसको बाहर रखा गया है। लेकिन चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सबके अधिकार एक जैसे होने चाहिए। वो इस पूरे मुद्दे को समझ लेंगे गंभीरता से, और जब गंभीरता से समझ लेंगे तो उनको सरकार का जो उनके साथ मुसलमानों के कंधे पे रखकर धोखा किया जा रहा है वो उनको समझ में आ जाएगा। पूर्व में इन्होंने ऐसे पारित करे और ये कहा है कि हम आपको अलग रखेंगे, और उसके बाद कई उदाहरण मैं जब ये पटल पर आएगा दूंगा कि उसके बाद उन्होंने उनके साथ धोखा करा और उन्हें भी शामिल करा। रहा सवाल रामेश्वर शर्मा जी का कि मौलवी मुल्ला, तो मौलवी मुल्ला नहीं, हम लोग किसी के भी दबाव में नहीं आते। जनता बहुत समझदार है, ये सिर्फ संविधान के दबाव में आती है और आसमान वाले के ये बेतुकी बातें। तो चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा देता हूं। विवेक सिन्हा जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रही हैं। और रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। विवेक जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। अगर यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है तो सर इसके नाम पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? और सिर्फ विरोध नहीं बल्कि आज एक आपको कहा जाए तो अल्टीमेटम दिया गया है कि आज भी विरोध किए हैं, कल भी आप जब चर्चा के लिए जाएंगे विधानसभा के पटल पर कल भी विरोध किया जाएगा। तो जब सब कुछ वेल एंड गुड है इसके भीतर, तो इस तरह के विरोध की तस्वीरें लगातार क्यों? क्या लग रहा है? देखिए यूसीसी का बहुत सिंपल ड्राफ्ट है कि जो सबके लिए एक तरीका का कानून है, और कांग्रेस ने इसके अंदर भी जाति धर्म के नाम पर के यूसीसी के अंदर अपने वोट बैंक का फायदा ढूंढ लिया है। और ये तो पहले दिन से क्लियर था कि जिस दिन भी विधेयक आएगा कांग्रेस को अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना है। वो अपनी वोट बैंक की नौटंकी उसको दिखाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम तो भाई मुस्लिमों के साथ ऐसा हो गया, आपने अनुसूचित जाति के लिए ऐसा कर दिया, अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसा कर दिया। विरोध करना का काम है विपक्ष का, वो विपक्ष अपना विरोध करेगा। कभी भी किसी भी प्रकार की चीजों में कभी सरकार के साथ विपक्ष खड़ा होगा नहीं। तो आप यूसीसी में कई बार हम बहस कर चुके हैं, कई बार क्लियर कर चुके हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम लोग इस यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। तो मैं एक बयान सुन रहा था आपके भोपाल के विधायक का कि ये बाद में ऐसा धोखा दे देते हैं, ये कर देते हैं। तो आप बताइए मुझे कि अगर कोई नियम या कोई विधायक
एक नियम बन जाता है। इसके अंदर कौन किसको धोखा दे सकता है, सीएम को, इस कानून को कौन धोखा दे सकता है। तब बेस और पैर की बातें करना कांग्रेस के लोगों की और विपक्ष का ये आदत बन गई है। कुल मिलाकर के ये एक सामाजिक सुधार का दांव है और राजनीतिक चश्मे से इसको देखना नहीं, समाज के सुधारने के लिए। आप देखेंगे कि बहुविवाह जो प्रथा थी, मुस्लिमों में 3 तलाक वाला विषय था, इसमें उत्तराधिकार कानून है, इसमें कई प्रकार की ऐसी सामाजिक कुरीतियों से लड़ने का विषय है जिसके अंदर सबको एक साथ आकर के समान नागरिक संहिता को पारित करना चाहिए। अब अपनी तो ये बात विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रही विवेक जी? या तो आप लोग समझा नहीं पा रहे या तो वो समझ नहीं रहे हैं। बात क्या है? राघवेंद्र जी वो समझना नहीं चाहते हैं, उनको समझना नहीं है, उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। एक पढ़ा लिखा आदमी जो 7वीं 8वीं 10वीं में भी पढ़ता होगा ना, तो उसको भी यूसीसी विधेयक के अंदर क्या कानून दिए हैं, क्या दस्तावेज आए हैं, वो पढ़ के समझ सकते हैं, पर उनको समझना नहीं। शिंपी जी क्या नहीं समझ में आ रहा है? आखिर ये विरोध है क्यों? क्योंकि रामेश्वर शर्मा ने भी कहा कि जाइए, आपके पास ड्राफ्ट की कॉपियां है, पढ़िए, होमवर्क करके आइए, बढ़िया से पढ़ के आइए, कल इस पर बातचीत होगी। तो चर्चा से बात आगे बढ़ेगी या फिर हंगामे से बात आगे बढ़ने वाली है? शिंपी जी। देखिए राघवेंद्र जी, पहली बात जहां तक वोट बैंक पॉलिटिक्स की है तो वो कांग्रेस नहीं कर रही है, वो तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि रामेश्वर शर्मा जी जब यूसीसी की चर्चा करते हैं तो कहते हैं 5 बीवी 25 बच्चे नहीं चलेंगे। जब मोहन यादव जी इस पर बात करते हैं तो कहते हैं राम एक शादी करेंगे तो रहीम भी एक शादी करेंगे। तो धर्म ठीक है ना, बोल लेने दीजिए पहले विवेक जी, इनको शिंपी जी को बात रख लेने दीजिए, फिर काउंटर करिएगा आप भी। मेरे पास भी तमाम बड़े काउंटर के सवाल है। शिंपी जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी कर रही है यूसीसी के माध्यम से। कांग्रेस ने तो कभी धर्म को बीच में लाया ही नहीं। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो जो उच्च स्तरीय समिति यूसीसी के मसौदे को तैयार कर रही थी, उनको स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 26 जुलाई तक का समय दिया था। तो अभी तो कार्य समिति का ड्राफ्ट का काम भी पूरा नहीं हुआ था। आप 6 दिन पहले इस बिल को आज टेबल कर देते हैं और फिर आप इसको कार्यसूची में सम्मिलित भी नहीं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कोई सोशल रिफॉर्म का बिल लाना चाहती है तो इतनी हड़बड़ाहट में क्यों लाना चाहती है? और दूसरी बात राघवेंद्र जी, अगर आप देखेंगे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अगर समान रूप से आप कोई कानून लाना चाह रहे हैं तो 2011 के सेंसस के अनुरूप जो आदिवासी समाज है उसका हमारे यहाँ 21% आबादी है, जबकि माइनॉरिटीज की यानी मुस्लिम समुदाय की मात्र 6% आबादी है। आप 6% आबादी के प्रति सहानुभूति रखते हो लेकिन 21% आबादी के प्रति बस यही सुनना चाह रहा था। मुझे पता था कि आप यहाँ तक पहुंचेंगे शिंपी जी, इसीलिए विवेक जी ये सवाल उठाएंगे कि आप लोग इसको धार्मिक रंग दे रहे हो। एक तस्वीर है आज सुबह आई थी, मैं चाहता हूँ वो प्ले कर दीजिए। शहर काजी पहुंचे थे मिलने विधानसभा अध्यक्ष से और उनके साथ कांग्रेस के भी नेता थे। मैडम ये धार्मिक रंग नहीं है, धार्मिक तस्वीर नहीं है तो क्या है? मुस्लिमों को विशेष अधिकार क्यों दिया जाए, इसको लेकर जवाब दीजिए ना। समान नागरिक संहिता में यही तो करना है ना कि पर्सनल लॉज बोर्ड जितने उनको हटा दिया जाए, सब लोग वन रूल के अकॉर्डिंग काम हो, एक कानून हो सबके लिए। और फिर आप लोग ये नरेट करते हो कि नहीं किसी धर्म को लेकर कोई धार्मिक रंग नहीं दे रहे। वो तस्वीर जरा दिखाइए ना स्क्रीन पर, जब शहर काजी मिलने पहुंचे थे। राघवेंद्र जी, कोई धार्मिक रंग इसको नहीं दिया जा रहा है। जो मुस्लिम समुदाय है वो ये कह रहा है कि जब आपने आशीर्वादी समुदाय को इसमें इम्यूनिटी दी है तो फिर अगर मुस्लिम समुदाय भी चाहता है तो उनको क्यों आप इसमें इम्यूनिटी नहीं दे रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि आरिफ मसूद साहब ने भी इसके ऊपर सुझाव रखे थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो उनको स्वीकारा भी नहीं। विवेक जी इस पर कुछ विचार करेगी भारतीय जनता पार्टी जो आज शहर काजी पहुंचे हुए थे? अगर मुस्लिमों को भी अलग से उसमें व्यवस्था बनाइए। फिर यूसीसी का मामला क्यों? जब ये जो कुरीतियां हैं इसको दूर करना, सबसे ज्यादा कुरीतियां कहां पे पाई गई थी? 3 तलाक कहां हो रहा था? हलाला कहां हो रहा था? बहुविवाह कहां हो रहा था? तो ये जहां पे जिनसे बचाने के लिए, जिन कुरीतियों से बचाने के लिए अगर उसको हम धार्मिक के नाम पे आजादी दे दें तो फिर इस यूसीसी का कोई मतलब नहीं है। देखिए परंपराएं और कुरीतियों में अंतर है। परंपराएं मतलब शादी की परंपराएं होती हैं, विवाह की कुछ परंपराएं होती हैं, उनके रहन सहन की कुछ परंपराएं होती हैं, उसके अंदर कुछ आजादी देना, उसके अंदर कुछ अगर सोच करके कुछ छूट देना वो अलग प्रावधान है। पर अगर आप बोले कि नहीं हमको तो 3 तलाक की आजादी मिले, हमको तो बहुविवाह की आजादी मिले। अब आप देख सकते होंगे इसके अंदर एक जो डिक्लेरेशन है, अगर आपको मैं बता पाऊं, एक पॉइंट है मोनोगेमी। मोनोगेमी मतलब पहली पत्नी की जीवित रहते हुए दूसरी शादी ना करना।
इस कानून में। अब इसके अंदर वो चाह रहे हैं कि नहीं, हम तो भाई बहुविवाह भी कर सके, तो इस टाइप से जो कानून, तो फिर इस यूसीसी लाने का कोई मतलब थोड़ी रह जाएगा अगर हमको यूसीसी में अगर यही सब छूट देना है धर्म के आधार पे। लौटता हूं सिंपी जी, लेकिन रमेश शर्मा जी से मैं जरा समझ लूं, फिर सिंपी जी इसी सवाल के साथ आप तक लौटूंगा। रमेश जी, यूसीसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? कोई कानूनी सुधार के रूप में देख रहे हैं, या आप इस वक्त या फिलहाल ये ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? रमेश जी, देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये जो आ रहा है ये कानूनी और सामाजिक सुधार के लिए आ रहा है। और एक रूप कानून हो, इसको तो जब संविधान बन रहा था तो अंबेडकर जी भी इस पक्ष में थे और नेहरू जी भी इस पक्ष में थे, लेकिन किसी कारण उस समय की जो परिस्थितियां थी ये लागू नहीं हुआ। अगर आप अभी कानून को देखेंगे तो 80% कानून के प्रावधान समान रूप से सब पर लागू होते हैं। जितना क्रिमिनल लॉ है वो सब पर एक सा लागू होता है। चोरी पर किसको सजा कैसी मिलेगी, अपहरण पर कैसी मिलेगी, हत्या पर सजा कैसी मिलेगी, लूट पर सजा कैसी मिलेगी, वो जो शरीयत के हिसाब से अलग अलग हत्या के, बलात्कार के अलग अलग प्रावधान है वो लागू नहीं होते। तो क्रिमिनल सारे के सारे लागू होते हैं। दूसरे, रेवेन्यू कोड बिल के भी लगभग सभी कानून, रेवेन्यू कोड बिल का केवल जो संपत्ति पर महिला का, बेटी का अधिकार, उसको एक हटा दें तो रेवेन्यू कोड बिल के भी सारे समान रूप से सब पर लागू होते हैं। इसका जो अंतर आ रहा है वो केवल सिविल कोड में अंतर आ रहा है, शादी वाली परंपरा में अंतर आ रहा है। एक और बात इसमें ध्यान रखने की है, मान लीजिए निजी स्तर पर कोई बात, कोई अपना समझौता कर देते हैं तो उसमें कानून आड़ा नहीं आएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए वर्तमान में भी हिंदुओं को, बेटी को भी बराबर का अधिकार है। कितने परिवार ऐसे हैं जहां बेटियां लिख करके दे देती हैं कि हमको संपत्ति में अधिकार नहीं चाहिए, तो सारी लड़कों को लागू हो जाती है। तो स्वाभाविक रूप से इसी प्रकार यदि कोई समाज निजी स्तर पर, अपने स्तर पर एक से अधिक शादी कर ले, 3 तलाक को स्वीकार कर ले, बेटियां अपना अधिकार छोड़ दें, तो उसमें कानून बाधा नहीं होगा। लेकिन किसी कारण से अगर घर में कोई सहमति नहीं बनती और लोग सरकार के पास जाते हैं, अदालत में जाते हैं, तो वहां पर सबके ऊपर समान कानून लागू होगा। तो स्वाभाविक रूप से इस कानून में जो मेजर परिवर्तन आ रहा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार को लेकर के आ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं नारी अधिकार वो अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित होंगे। और दूसरी एक और बात अगर आपने देखा होगा कि लिव इन में, जैसे हिंदुओं में भी लिव इन में लड़कियां रहने लगी, महिलाएं रहने लगी, झगड़ा हो गया तो बलात्कार की रिपोर्ट लिखा देती हैं। अब उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन में भी आप रजिस्ट्रेशन कर रखिए, तो वो जो रेप वाली बलात्कार की धारा है वो इसमें नहीं लगेगी। तो स्वाभाविक रूप से कुछ आधारभूत इसमें परिवर्तन है। मैं समझता हूँ इसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जो थोड़ा बहुत किसी न किसी बहाने से विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को इस तथ्य को समझना, ये कहीं ना कहीं, फिर एक और बात है, ये संविधान के अनुरूप लागू हो रहा है, ये संविधान के विपरीत लागू नहीं हो रहा, ये संविधान के अनुरूप लागू हो रहा। उसमें भी अभी मैंने अखबार में पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 3 करोड़ SMS लोगों को भेजे हैं। मेरे पास भी आया है, मैंने भी फिर उसका जवाब दिया है। तो उसमें 93% लोगों ने इसका समर्थन किया है। तो अगर हम प्रजातंत्र में बहुमत के आधार पर जीते हैं तो बहुमत के आधार पर राय भी आई हुई है। तो मैं समझता हूँ उसको, बहुमत को स्वीकार करके इसको राजनीतिक मुद्दा और कट्टरपंथियों को हवा न मिले, राजनीतिक दलों को अपना रास्ता ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है शिंपी जी, रमेश जी की बात से शायद आप थोड़ी सी अग्री करेंगे, क्योंकि ये बात विवेक सिन्हा जी नहीं कह रहे थे, बात तो बड़ी ही गंभीर तरीके से रमेश शर्मा जी ने कही है, लेकिन छूट की बात कर रहे थे। अब क्यों छूट दिया जाए मैडम? 3 शादियां करने के लिए, महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, इन्हीं सारी चीजों को खत्म करने के लिए, महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए तो ये कानून आ रहा है ना मैडम। इस चीज को क्यों नहीं विपक्ष समझ रही है? देखिए राजेंद्र जी, पहली बात तो ये कि 21% आबादी ज्यादा होती है या 6% आबादी ज्यादा होती है? क्या बहुविवाह की प्रथा उस 21% में नहीं है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं? तो जब आप इसको इसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहे तो फिर आप इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों कह रहे हैं? आप इसे पर्सनल सिविल कोड कह दीजिए या फिर आप इसे मुस्लिम सिविल कोड कह दीजिए। दूसरी बात, जो आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी कह रहे थे कि 93% लोगों ने इसमें इसका समर्थन किया है, तो कल हम मुस्लिम स्कॉलर इमरान खैबर साहब को सुन रहे थे, उन्होंने बताया रतलाम के अंदर 1.5 लाख आबादी है मुसलमानों की, लेकिन जब जिला स्तरीय यूसीसी पर चर्चा होती है तो सिर्फ 3 मुसलमानों को बुलाया जाता है। क्या 3 मुसलमानों की जो सहमति है वो पूरे 1.5 लाख मुसलमानों की सहमति कहला जाती है? उसके अलावा आप ये देखिए, ये आप लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी प्रावधान लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसमें पहले भी चर्चा करी थी हमने आपके चैनल पर, जो डिपोर्टेशन का मामला है, प्राइवेसी का मामला है, आप उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या करेंगे? उसके अलावा
इसके अंदर और भी ऐसी चीजें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर 3 तलाक की बात करी भाजपा के प्रवक्ता ने, तो उससे कानून आप पहले ही ले आए। फिर आपने इनहेरिटेंस की बात करी, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड तो पॉलिसी 12% इनहेरिटेंस की अनुमति देता है, जबकि आदिवासी समुदाय में इनहेरिटेंस का कोई प्रावधान ही नहीं है। क्या वहां पर महिलाओं को अपने पति के संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए होता भरण पोषण के लिए? क्या उन्हें अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं चाहिए होते? न वहां पर हिंदू मैरिज एक्ट कारगर है, न वहां पर यूसीसी कारगर है, और फिर आप विपक्ष पे हमला करते हैं कि विपक्ष इस तरह के एजेंडे की तहत बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। जब आप 21% पर इम्यूनाइज करेंगे तो फिर 6% भी तो कहेगा कि शिल्पी जी, ठीक है, तो प्रैक्टिस ठीक है, देता है। 3-3, 4-4 शादियां ठीक है बिना सहमति के किसी महिला से? क्या महिला से शादी करके अगले दिन तलाक दे देना सही है? राघवेंद्र जी बिल्कुल गलत है, लेकिन जो हमने पॉइंट रेज किया कि वो वैलिड नहीं है। आप यह बता दीजिए 21% तो आप लोग के बारे में। अरे आप लोग ही सवाल उठाते थे ना मैडम कि आदिवासियों के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, उनको इसमें रखा जाएगा। फिर इन लोगों फिर ड्राफ्ट में ये बात आई विवेक जी ने और इनकी सरकार ने कहा कि नहीं भाई आदिवासियों के अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब आप लोग मुस्लिमों का नया एजेंडा लेकर आए हैं। विवेक जी कैसे होगा? विवेक जी कैसे होगा? विवेक जी कैसे होगा? राघवेंद्र जी मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका था, पहले भी हम यूसीसी पे कई बार बहस कर चुके हैं। उस समय कांग्रेस को जो चिंता थी वो 6% आदिवासियों की और इस प्रकार के ट्राइब की जनजातियों की थी। जब सरकार ने उस समय भी स्पष्ट किया था कि उनको यूसीसी के इन प्रावधानों से बाहर रखा जाएगा, उनकी परंपराओं के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनकी जो सामाजिक समस्याएं, जो सामाजिक समरसता तरीके से वो लोग रह रहे हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये हम लोग खुले मंच पे कई बार स्वीकार कर चुके थे। जब विपक्ष ने देखा कि यार उनका ये दाव फेल हो गया तो अब वो 21% पे आ गए, अब वो मुस्लिमों की आजादी के लिए बात करने लग गए। तो कुल मिलाकर के आपने देखा होगा पूरी डिबेट में अभी तक डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी ने कांग्रेस का मुस्लिम परस्त एजेंडा जो है वो जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसके अलावा कहीं भी घूम फिर के महिलाओं की आजादी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कहीं भी बात नहीं करी कि इसमें 3 तलाक से ठीक है, हमने 3 तलाक का पहले भी नियम लिया है, ठीक है, पर मुस्लिमों को जो अधिकार है, मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार है उसके लिए शिल्पी जी ने कहीं बात नहीं करी। उनका पूरा फोकस जो है वो 21% आबादी पे जाके टिक गया। रतलाम में उन्होंने गिना दिया कि 1.5 लाख मुसलमान है, उसमें से 3 को बुलाया गया। भाई 3 को बुलाया गया तो 3 जो लोग आए, अगर वो जो लोग भी आए, भाई यूसीसी पे सलाह देने के लिए पूरी एक वेबसाइट थी, कई लिंक थे और कई प्रकार से जो हमने सरकार ने सुझाव मांगे गए थे। तो किसी को बुला करके स्पेशली हमने सुझाव तो नहीं मांग लिए कि नहीं आप ही सुझाव दो। भाई आप 3 की जगह 30 आते, वहां 50 आते, 100 आते, कौन बोल रहा था? आपने लिंक पे जाके सुझाव दिए क्या? आपने कई प्रकार की वेबसाइटों के अंदर सुझाव मांगे गए थे, आपने वो दिए। चलिए दूसरी चीज मैं बोलता हूं कि आप अगर इस प्रकार से करना चाहते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान निर्माण किया था उस समय एक अनुच्छेद 44 के अंदर एक ये दिया गया था कि राज्य धीरे धीरे यूसीसी को समान नागरिक संहिताओं को लागू करेंगे। तो जब हम आप ही के द्वारा, आप ही के सरकार के समय जब संविधान बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के रहते हुए जब संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय अगर अनुच्छेद 44 डाला क्यों? अगर अनुच्छेद 44 जो है उस राज्य की अवधारणा थी कि हर इस देश में रहने वाला हर नागरिक, हाँ ठीक है ना सर, एक तरीके से नियम को शिल्पी जी संविधान से देश चलेगा या संविधान, रमेश जी भी कह रहे थे कि सब तो संविधान के अकॉर्डिंग हो रही है चीजें, फिर आप लोग उस स्टैंड के साथ खड़ी हैं जो ये कह रहा है कि नहीं संविधान से नहीं, जो इस्लाम की चीजें हैं उससे हम आगे बढ़ेंगे, और आप उस स्टैंड के साथ सामने हैं। क्या नैरेशन है, क्या नैरेटिव, इसको समझाइए जरा। राघवेंद्र जी हम तो पूर्ण तरीके से संविधान के साथ ही खड़े हैं, और जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण से बात नहीं कर रहे, तो बात तो महिला सुरक्षा सशक्तिकरण से बात तो जनता पार्टी नहीं करना चाहती, इसीलिए यूसीसी की आज ले रही है 2022 को। क्या यूसीसी में क्या है? यूसीसी क्या महिला अधिकार विरोधी कानून है क्या? समस्या ये है कि काउंटर तो है ही, कुल मिलाकर कुछ नहीं बोलना है मतलब। अरे मैडम ये अगर आप लोग ये बताते कि इस ड्राफ्ट में आप लोग अगर ये सजेस्ट करते कि इस ड्राफ्ट में ये पॉइंट से इस पर बात हो सकती है, इसको सुधारा जा सकता है, तो बात बढ़ती। 21% से बाहर आइए, 79% पे बात करिए, 79% के लिए भी बात करिए। कांग्रेस इसीलिए पिट रही है, कांग्रेस इसीलिए पिट रही है कि आप 79% पे बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ 21% पे बात करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। शर्म आनी चाहिए, आप महिला होकर के महिलाओं के खिलाफ काम कर रही है। पहले भी कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण का बिल गिराया संसद में,
कांग्रेस का काम है महिला जो भी अच्छा काम हो रहा है देश में उसको काउंटर करना, उसको विरोध करना। अरे रुकिए ना, दोनों को रोक रहा हूं मैं, दोनों को रोक रहा हूं। शर्मा जी आपका रुख जरा सा कर लेता हूं, क्योंकि इस तरह से तो सियासी वार पलटवार देखने को मिल ही रहा है। विवेक जी अपने पक्ष के साथ है, शिल्पी अग्रवाल जी उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि अब इसको कितना महत्वपूर्ण माना जाए। मध्य प्रदेश की अगर बात हो रही है, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के स्तर से नहीं बल्कि मैं जरा सा राष्ट्रीय स्तर पर इसको जरा सा समझना चाह रहा हूं आपको, कि अगर राजनीति को कुछ देर के लिए अलग रख दिया जाए तो क्या भारत जैसे विविधता वाले देश में समान नागरिक संहिता लागू करना व्यवहारिक और सर्वस्वीकार हो सकता है, या इसमें बड़ी चुनौती यह होगी जो विपक्ष बड़े बड़े सवाल इस पर दाग रहा है? शर्मा जी देखिए, कुल मिलाकर के इसमें कोई शक नहीं कि भारत के स्वरूप में और भारत की स्थिति में समान नागरिक आचार संहिता एक प्रकार से उचित रहेगा। कई राज्य ऐसे हैं जहां स्वतंत्रता के साथ समान नागरिक आचार संहिता लागू है। सिक्किम में लागू है, पांडिचेरी में लागू है, गोवा में लागू है, उसके बाद फिर कई राज्यों ने और लागू की है। ये जो पांडिचेरी है, गोवा है, सिक्किम है, तो ये पहले दिन से समान नागरिक आचार संहिता लागू है। और वहां के आप समाज जीवन को देख लीजिए कितना प्रगति कर रहा है। और दूसरा, जहां पर असमानता है वहां पर आप समाज को देख लीजिए कि क्या स्थिति है। भोपाल में देख लीजिए क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश की बस्तियों में देख लीजिए क्या स्थिति है। मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं लोगों की प्रगति के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक स्थिति बन गई कि भाजपा कोई काम करेगी तो कांग्रेस विरोध करेगी, और कांग्रेस कोई बात करेगी तो भाजपा विरोध करेगी। ये जो कहीं ना कहीं बजाय जमीनी मुद्दों के लोगों की बात को समझने के कहीं ना कहीं राजनीतिक तरीके से विरोध करना, ये चीज आकर के इसमें लग रही है। मैं समझता हूं इन चीजों को उठ करके सामाजिक जागृति के लिए बहुत आवश्यकता है। दूसरा, जो जनजाति समाज की बात आ रही है, आदिवासी समाज को, आदिवासी समाज में महिला पर उतना दबाव नहीं है जितना दबाव शहरी जीवन के कुछ समाजों पर है। इसको हम 3 तलाक के रूप में भी देख सकते हैं। सामाजिक आदिवासी जनजीवन में, जनजातीय जनजीवन में कोई इस तरह का दबाव नहीं है। बहुत सारी चीजों की बहुत स्वतंत्रता है। आदिवासियों में महिला को भी अधिकार है कि वो अपना तलाक ले सकती है। तो कुल मिलाकर के यूजीसी में महिला को भी अधिकार मिल जाएगा कि वो भी तलाक ले सकती है स्वाभाविक रूप से। तो मैं समझता हूं ये एक हम अब 21वीं 22वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, चांद के पार जा रहे हैं। बहुत सारी चीजों में हमको दखियानुसी विचारों से ऊपर उठ करके आगे बढ़ना है। जी ठीक है शिल्पी जी, विरोध इसलिए क्योंकि ये विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रही है और चीजें आप लोग समझने को तैयार नहीं है, यही जो है कंक्लूजन सामने निकलकर इस वक्त तो सामने आ रही है। शिल्पी जी जल्दी से फिर एक छोटा सा कमेंट लेंगे विवेक जी से। देखिए राघवेंद्र जी, हम लोग पहले दिन से कहीं पर भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसे बहुमत से यन पत्र पारित करवा ही लेगी। तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आए या कोई भी अन्य संगठन लेकर आए, लेकिन जो भी सोशल रिफॉर्म आना चाहिए वो समाज की स्वीकृति से आना चाहिए। तो मैडम समाज की स्वीकृति नहीं है क्या? करोड़ों लोगों ने, जो रमेश शर्मा जी कह रहे हैं, लाखों लोगों ने उस पर अपने सुझाव दिए हैं मैडम, तो सहमति है ना? विशेषज्ञों से बातचीत की गई है, महिला विकास की महिलाएं उसमें थी। मतलब आप लोग इन्वॉल्व नहीं हुए तो लोग इन्वॉल्व नहीं हुए, यही ना शिल्पी जी? विपक्ष इन्वॉल्व नहीं हुआ मतलब लोग इन्वॉल्व नहीं हुए। आरोप मतो साहब ने भी अपने सुझाव दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन सुझावों को कितना स्वीकार लिया। उन्होंने तो लिविंग रिलेशनशिप के भी विरोध में बोला था, तो भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया। आप पहले सुझाव मानते हैं, जब हम सुझाव देते हैं तो आज भी दिया ना आप लोगों ने कि मुस्लिमों को भी इसमें, मुस्लिम पक्ष को भी छूट दिया जाए। क्या इस सुझाव को मान लिया जाए फिर समान नागरिकता संहिता रह कहाँ जाएगी मैडम? मुस्लिमों को अलग से छूट दे दिया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐसे रहने दिया जाए। 3 तलाक को पारित कर देगा, 3 तलाक की फैसिलिटी दे दी जाए तीनों को, तो आप मान लेंगे। विवेक जी एक आखिरी कमेंट है मैडम। विवेक जी 3 तलाक चाहिए, अभी तो आप सब पे आइएगा। विवेक जी ठीक है। विवेक जी कल का दिन कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है आपके लिए? कुछ मान रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार कल भी हंगामेदार जो है वो तस्वीर वहां देखने को मिलेगी, हंगामा कराएगा। हंगामा करना कांग्रेस का मकसद है, वो हंगामा करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि इसको पारित कराना है, तो विधानसभा में पारित होगा और बहुमत से पारित होगा। और कोई ताकत
जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित होने से नहीं रोक सकती। कांग्रेस कितने भी प्रपंच रख ले, वो 21% चिल्लाती रहेगी। कल भी वो सिर्फ 21% के साथ पहले भी खड़े थे, आजादी के बाद से भी खड़े थे। उनको कभी भी ठीक है, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, शिल्पी जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहस जारी रहेगी विधानसभा में भी और राजनीति के मैदान में भी, क्योंकि उसी से सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि देश की राजनीति, समाज और संविधान से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। अब सबकी नजर मंगलवार यानी कल की चर्चा पर है, जहां तय होगा कि यह विधेयक सिर्फ कानून बनेगा या आने वाले दिनों की सबसे बड़ी सियासी बहस पे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।